कितने पार्ट में पढ़ने वाले हैं? बोलो जरा। 3 पार्ट में। मैंने पार्ट 1 क्या पढ़ाया था, बताइए। गैल्वेनिक सेल। हाँ, पार्ट 1 पढ़ाया था कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करे, ये पार्ट 1 पढ़ाया था। और इस प्रकार के सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इस प्रकार के सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। मैंने पार्ट 2 क्या पढ़ाया था? पार्ट 2 केमिकल एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करे, इस टाइप के पार्ट को हमने क्या पढ़ाया था? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, 2 पार्ट हो गया। दोनों पार्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पार्ट 3 जो आज हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। कोई कंडक्टेंस का मतलब क्या होगा? जो करंट के फेवर में, जो करंट के फेवर में। जरा जरा मेरी बातों पर जरा विचार करिए। देखिए, जो टॉपिक है ना, उस पर उसका जरा कंसेप्ट समझिए। आज हमें वैसे तो ये 3rd पार्ट पढ़ना, यही मैं पढ़ा रहा हूँ। 3rd पार्ट में ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। आप मुझे एक बात बताइए, हमने क्या किया था जरा बताओ। हमने सपोज एक एग्जांपल ऐसा ले लेता हूँ। हमने एक कंटेनर बनाया था। इस कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोड बना दिया था। ऐसे कोई रफली बना रहा हूं मैं। इसमें हमने इलेक्ट्रोड बना दिया था और इस इलेक्ट्रोड में हमने कोई यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भर दिया था। क्यों? और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। बात यही चल रही है। अब देखो, ऐसा है, जब हम इस इलेक्ट्रोड को ऐसे बैटरी से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें इधर से उधर मूव करेगा, तो इसका मतलब इधर करंट फ्लो होगा। तो इधर वाला तो ठीक है, ये ऊपर वाला तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे तो बैटरी से करंट फ्लो होगा, और ठीक है, ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कैरी होगा। इसके बाद ये सॉल्यूशन में भी तो मामला होगा भाई। ये ऊपर वाला क्या हो सकता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो सकता है। ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो सकता है। ऊपर वाला फिर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में चेंज हो सकता है, गैल्वेनिक सेल हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है। मतलब ये जो बैटरी है, ये जो 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा। मेरे कहने मतलब क्या हुआ कि ये मामला सॉल्यूशन में भी तो होगा, नीचे में भी तो होगा, यहाँ भी तो आयन, यहाँ भी तो होंगे आयन, यहाँ भी तो फ्री होंगे और ये मूव करेंगे तो ये भी तो कंडक्टेंस मतलब करंट के लिए ये भी तो जिम्मेदार है सॉल्यूशन। हेलो। हाँ सर। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं, जो तीसरा पोर्शन है जिसका नाम है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले कंडक्टेंस का मतलब समझ लीजिए। देखो, कंडक्टेंस का मतलब होता है आयंस। आयंस नहीं, कंडक्टेंस का मतलब होता है फ्री आयन। जितना ज्यादा आयन फ्री होगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा, ध्यान से सुनना, और उतना अच्छा करंट का फ्लो होगा। यहाँ तक ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? हेलो। पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस में टूटता है। कोई बात नहीं, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से पढ़ा रखा, कृपया वहां से चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, हमने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया। इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो सकता है? मोल्टेन में तब भी काम चलेगा, एक्वस या एक्वस है तब भी काम चलेगा। क्या सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट करंट फ्लो कर सकता है? बोलो ना। कौन से मतलब दुनिया बैठे हम समझ नहीं पा रहे। सॉलिड कहां से करंट फ्लो करेगा? उसके आयन फ्री होंगे नहीं तो करंट कैसे चला जाएगा उसमें?
आयन फ्री होगा तभी तो करंट भागेगा। मैं कितनी बार बोला कि जब भी कभी आयन फ्री हो तभी करंट चलेगा। आयन कब फ्री होगा? जब उसको मोल्टेन फॉर्म में कर दे तो थोड़ा मोड़ा आयन फ्री हो जाएगा ना, करंट चलेगा। एक्वस में डाल दे तब भी आयन फ्री हो जाएगा, तब भी करंट चलेगा, कोई बात नहीं। ध्यान सुनना, तो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट जैसे डाला तो ये आयन में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और जैसे आयन में ब्रेक हो जाएगा तो बच्चों यहां से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनो, एक बार फिर सुन लो। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? कि सर इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जो सॉल्यूशन में करंट का फ्लो करता है। सर बात समझ में नहीं आई, एक बार फिर सुनो। करंट का फ्लो करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, करंट का तो फ्लो करेगा, लेकिन भाई साहब इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन या एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है तो सॉल्यूशन में वो करंट का फ्लो करेगा। ठीक है, यहां तक? हेलो? हाँ सर। ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है, यदि आपने आयनिक इक्विलिब्रियम का मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है दो प्रकार के होंगे। एक होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिलहाल इस लेशन में हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं ले लेता हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे सॉल्ट NaCl, और वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका फेवरेट एसिटिक एसिड। इन दोनों में क्या अंतर है, कौन बताएगा? दोनों में क्या अंतर है समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप NaCl सॉल्ट ले लीजिए, पानी, आप उसके 100 मॉलिक्यूल ले लीजिए और 100 मॉलिक्यूल को पानी में डालिए। जब 100 मॉलिक्यूल को पानी में डालेंगे ना बच्चों, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल Na+Cl- में टूट जाएंगे, कुछ भी बचेगा नहीं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं भाई साहब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि 100% टूट गया। लेकिन एसिटिक एसिड को ले लो, 100 ले लो, पानी में डालो, भाई साहब 95 ना पानी में ऐसे ही बचा रहेगा, केवल 5 ही टूटेगा, उसका केवल 5% ही टूटेगा। तो भाई साहब ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? क्लियर है? चलो काम की बातें करते हैं। सर। अब जैसे हमने आपको इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा दिया, दो चीज पढ़ा दिया। अब मुझे एक बात बता दो, जब हम इलेक्ट्रोलाइट को इसमें डालेंगे, सॉल्यूशन में डालेंगे, तो मुझे बताओ एक सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। एक सॉल्यूशन बनेगा। सही बात है। ध्यान सुनना, मैं आपको बहुत ही शुद्ध भाषा में सिखा रहा हूं। मैं बहुत लोगों को कोलोराउस लॉ इसमें बहुत दिक्कत होती है और बड़ा बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये कप्पा क्या है, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। ये एकदम बिल्कुल बहुत स्टूडेंट याद करने बहुत समस्या होती है। मैं आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, केवल सुनना, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन बन गया। अब ये जो सोल्यूशन बना बच्चों, इसका नाम लिख देता हूं। चूंकि इलेक्ट्रोलाइट के मिलाने पर सोल्यूशन बना है ना, तो इसको नाम लिख देता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अब क्या किया गया, अब साइंटिस्ट ने क्या किया ना, इस इलेक्ट्रोलाइट की खूब स्टडी किया है ना, और स्टडी करके उनको एक बहुत ही अच्छी बात पता चली, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। साइंटिस्ट ने क्या किया ना, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का स्टडी किया, खूब ज्यादा अध्ययन किया जैसे आप करते हैं, और करने के बाद उनको एक खूब बढ़िया बात पता चली। मैं चाहता हूं कि वो बातें आपको पता चलना चाहिए। क्या बातें पता चली, ध्यान सुनिए। उसने ये बोला ना कि भाई साहब कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, अब ये बात किसने बोला, ध्यान सुनो, ये बात साइंटिस्ट ने डिस्कवर करने के बाद बोला है। ठीक है, ये बात साइंटिस्ट ने डिस्कवर करने के बाद बोला है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है, एक मिनट, ध्यान सुनिए बच्चों। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इनके बीच में बहुत स्टडी किया। किसकी स्टडी किया? इलेक्ट्रोलाइटिक
सॉल्यूशन की स्टडी की, और सॉल्यूशन की स्टडी करने के बाद उनको एक बात पता चली, तो क्या वो बात आप जानना चाहते हैं? हाँ सर। उनको ये बात ये पता चली ना कि भाई साहब कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, वो साहब ना ओम के नियम को फॉलो करता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ये साइंटिस्ट ने स्टडी करके उसके बाद जाना। मैंने क्या बोला, एक बार फिर सुनिए। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डाला, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को साइंटिस्ट ने खूब स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उनको एक बहुत अच्छी बात पता चली कि भाई साहब कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो ओम के नियम को फॉलो करता है। अब आप समझ नहीं पा रहे, मेरी बात समझिए। जैसे घर पे एक गिलास पानी ले लीजिए, एक गिलास पानी लेने के बाद उसमें नमक डाल दीजिए, नमक डालने के बाद बोलो क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनेगा? हेलो, हाँ सर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनेगा तो बच्चों वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना वो ओम के नियम को फॉलो करेगा। और ओम का नियम का फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं। यदि ओम का नियम का ओम लॉ को फॉलो करेगा, इसका मतलब ओम का जो फॉर्मूला वो लगेगा। ओम का फॉर्मूला क्या है? P बराबर IR IR। बोलो यहाँ तो कोई समस्या किसी को? यहाँ तो ठीक है ना, आसान है? हाँ ठीक है, देखो यहाँ तो मैंने पढ़ा दिया। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये नोट्स आप मेरे पास है नहीं, ये मैं खुद से बना रहा हूँ, शॉर्टकट लिखा रहा हूँ मैं। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, यहाँ तक जल्दी से फास्ट। ले ली। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई सर, ओम के रूल को फॉलो करता। ओम के रूल को फॉलो करेगा, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। ओम के रूल को फॉलो कर रहा, करंट फ्लो हो रहा होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं आपके सामने एक टॉपिक लिख रहा हूं। टॉपिक क्या है? रेजिस्टेंस। नाम सुना है क्या? हाँ इसको बोलते हैं कैपिटल आर। और अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था, इसको बोलते हैं आपकी गुजराती में अवरोध। अवरोध बोलते हैं ना? हाँ सर। Yes, sir. मैं अवरोध लिख देता हूं। अच्छा, ये अवरोध क्या होता है? अवरोध क्या होता है? देखो बच्चों मेरी बात सुनो। दुनिया में कहीं भी करंट फ्लो हो रहा हो, करंट मतलब आपके घर में वायर में करंट फ्लो हो रहा हो, या बच्चों पानी में करंट फ्लो हो रहा हो, या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट फ्लो हो रहा होगा, जब भी कभी भी करंट फ्लो होता है, गारंटी है कि उसका कोई ना कोई विरोध करेगा। इसका सीधा एग्जांपल कौन सा है? जैसे हमारे स्कूल में जेई नीट की क्लासेस चलेंगी, गारंटी है कि उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस आएगा, विरोध कंफर्म है, ये कंफर्म है। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि बच्चों अगर कोई भी करंट फ्लो होता है, देखो क्या सुनो, अगर कहीं भी करंट का फ्लो होता है, कहीं भी करंट का क्या होता है, तो ये क्या करता है? ध्यान सुनो, यह, मुझे बताओ क्या करता है यह करंट फ्लो में, करंट फ्लो में क्या करता है? बोलो ना, रुकावट लिख दूं क्या? रुकावट जानते हो ना? हाँ दिक्कत। रुकावट करता है। एक बात फिर मैं बताना चाहता हूं बच्चों, हम लोग कंडक्टिंग वायर में करंट नहीं पड़ रहा, वो फिजिक्स है। हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने बनाया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, हमें एक सॉल्यूशन में करंट पड़ रहा है। तो जब सॉल्यूशन में आयन मूव करेंगे तो भाई साहब उसका विरोध करने वाला भी कोई ना कोई चीज होगा, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध। बोलो यहाँ तो कोई समस्या तो नहीं है ना? प्रतिरोध समझ में आ गया? हाँ चलो हाँ इसकी यूनिट बता दो तो। बोलो इसकी यूनिट देखता हूँ किसको याद है फिजिक्स में भैया। रजिस्ट्री ओम। Omega. ओमेगा। ओम या ओमेगा दोनों कह सकते हैं। इसकी यूनिट एसआई यूनिट बता ना, इसकी यूनिट बोल रहा हूं मैं, इसकी एसआई यूनिट। बच्चे इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है, OHM। हम एसआई यूनिट की बात करेंगे। इसको दिखाने का एक और तरीका होता है, याद है? ऐसा हाँ नहीं, सर। ये दोनों तरीका होता है। चलिए इसके एक स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए।
देखो मैंने कोई बहुत जादू वाला चीज अभी नहीं बताया, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाया और मैंने बोला भैया करंट फ्लो हो रहा है, क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि ओम का लॉ को फॉलो करता है। अगर करंट फ्लो होगा तो भैया भाई वेद पटेल थोड़ा म्यूट कर लो, अगर कहीं भी करंट फ्लो होगा तो उसका कोई वेद पटेल म्यूट कर लो भैया। हाँ, अगर कहीं ना कहीं करंट फ्लो होगा तो उसका कोई ना कोई विरोध करेगा और उसी विरोध का नाम रेजिस्टेंस होता है। यहाँ तक हटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। ठीक, देखो बच्चों यहाँ से ये सब हटा दे रहा हूँ मैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब सुनना, इसके बाद अब काम चालू हो जाता है। यहाँ तक तो बस केवल और केवल ये था कि हमने कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, पार्ट थर्ड। अब देखना बच्चों, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा ना, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, अब इसी का उल्टा पढ़ने वाले, रिवर्स, या लिख देता हूं। अब एक बार फिर सुनिए, अब हम जो भी चीज पढ़ेंगे उसका उल्टा पढ़ेंगे। अभी हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, उसका उल्टा पढ़ेंगे। अभी हम इसके बाद कोई टॉपिक पढ़ेंगे, उसका उल्टा पढ़ेंगे। कुछ भी पढ़ी उसका उल्टा पढ़ लीजिए। एक बार फिर सुनिए, रेजिस्टेंस पढ़ा, उसका उल्टा पढ़ेंगे। अब इसके बाद में एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, उसका फिर उल्टा पढ़ेंगे। यदि आप इस बात को समझ गए तो आपके लिए रिलेशन आसान है। अब इसका उल्टा क्या होगा मुझे बताओ। यह करंट के फ्लो में रुकावट करता है, तो जो पढ़ने वाले वो क्या करेगा, करंट को सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। उसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कंडक्टेंस। तो मुझे बताओ, क्या कंडक्टेंस आपने सुना है? कंडक्टेंस किसे कहते हैं? जिसमें करंट अच्छे से हाँ फ्लो सर। होता है, कंडक्टेंस। इसको कैपिटल जी से दिखाते हैं, जूनियर जी, कैपिटल जी। एक बार फिर सुन लो, अगर मैंने कैपिटल जी लिखा तो समझ लेना कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। चलो बताओ कंडक्टेंस क्या करता है? यह करंट को, बोलो ना, ये करंट के फ्लो में, करंट के फ्लो में, बोलो ना, फेवर करता है, फेवर्स करता है। चलो अब मुझे बताओ, क्या रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या दोनों एक दूसरे को उल्टा है? हाँ। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? कैपिटल जी बराबर क्या लिखूं? क्या मैं 1/r लिख दूं? तो अगर किसी को मान लो कभी भी किसी को कंडक्टेंस निकालने का मन करे कि सर मुझे कंडक्टेंस सॉल्व करना है, तो भाई साहब जो रेजिस्टेंस दिया उसी का उल्टा कर देना आंसर। ठीक है, अब ध्यान सुनना, इसकी यूनिट लिख रहा हूं मैं, यूनिट मोह, भैया, इसकी यूनिट, उल्टा उल्टा ओम। इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट की वजह से क्या होगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। याद रखना मैं ऐसा ही यूनिट की बात कर रहा हूं, सब उल्टा करना। तो रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है सर? ओम। तो ओम का उल्टा करो, ओम का उल्टा मतलब ओम इनवर्स, Mo. ओम इनवर्स। ठीक है यहां तक? Yes. अब लोगों ने बोला कि सर आपने रेजिस्टेंस उल्टा कर दिया, तो ये सिंबल है इसका, भैया सिंबल का भी उल्टा कर दो ना। अब ये सिंबल बेचारा ऐसा रहेगा। ठीक है यहां तक? हेलो? हाँ, इसको मोह भी बोल सकते हैं। अब किसी ने ये बोला कि भाई साहब आपने सिंबल उल्टा कर दिया, तो बेचारा ये इसको क्यों नहीं उल्टा कर दे? तो लोगों ने कहा ठीक है लो इसको भी उल्टा कर दो, मोह। मोह। समझ में आ गया कैसे यूनिट पढ़ा? हाँ सर। और भाई साहब एक लोगों ने बोला कि देखो ऐसा, इसकी एसआई यूनिट याद कर लो, साइमन। बात खत्म करो, साइमन कैपिटल एस। मैं बताना चाहता हूं ये इंपॉर्टेंट है, जो आराम से बता रहा हूं मैं। एक बार फिर सुनिए, कंडक्टेंस किसे कहते हैं भाई साहब? रेजिस्टेंस का उल्टा। किसे कहते हैं? जी बराबर 1/r, 1/r कैपिटल जी, 1/r कैपिटल जी। सर यूनिट क्या होगा? सब उल्टा कर दो। ऐसे बनाया है टोपा तो उल्टा कर दो, ओम इनवर्स उसको भी उल्टा कर दो। कुछ लोगों ने बोला छोड़ो हटाओ यार, साइमन बोल दो। साइमन मतलब कंडक्टेंस। बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ यहां तक? हाँ सर। चलो फटाफट छाप लो जल्दी जल्दी। तो पढ़ लिया? छाप लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? हाँ. अब ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ,
हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब भी कभी कोई चीज पढ़ते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि हमने ई पढ़ा, सॉरी ई पढ़ा, ई नॉट पढ़ा, ई सेल पढ़ा, तो पढ़ने के बाद हम उसका कुछ स्पेशल पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड पढ़ते कि नहीं पढ़ते। स्टैंडर्ड मतलब जैसे मान लो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया, तो फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि साहब इसका स्टैंडर्ड बता दो। स्टैंडर्ड मतलब कि इसका किस टेम्परेचर पे, एक 25 डिग्री सेल्सियस में बताओ सर, इसका कंसंट्रेशन बताओ सर। तो कुल मिला के अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते, स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ते हैं ना उसे पढ़ने के बाद। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं ना, तब इस रेजिस्टेंस को ना कुछ स्पेशल पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा विशिष्ट अवरोध, विशिष्ट, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हेलो, कुछ तो बोलो। ये वही है, बस इसके आगे क्या लग जाएगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नाम सुना? विशिष्ट अवरोध। हेलो, कुछ तो बोलो। हाँ। ठीक है, अच्छा इसको दिखाने का तरीका क्या है, इसका सिंबल बता दो तो। रो। हाँ रो, आपने पढ़ा होगा, इसको फिजिक्स में ऐसे रो करके दिखाते रो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? किसी को रो का फॉर्मूला याद है क्या? यार फॉर्मूला तो याद होना चाहिए यार, ये तो सिंपल है, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। याद आ रहा? एक कंडक्टिंग वायर में यदि विशिष्ट आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। याद आ रहा है फिजिक्स का फॉर्मूला? हाँ सर। आर ए हाँ अपॉन हाँ, तो मुझे यहाँ से रो निकालना, बोलो यहाँ से रो कितना हो जाएगा? आर ए आर ए अपॉन एल। आर ए अपॉन एल। एल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रश्न ये है कि सर ये जो कंडक्टिंग वायर, ध्यान से सुनना, ये जो कंडक्टिंग वायर है जो घर में करंट फ्लो होता है, या कोई मेटल का वायर है जो करंट फ्लो होता है, उसमें यदि कोई विशिष्ट प्रतिरोध मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जानना चाहता है, तो उसका तो बड़ा सिंपल तरीका है। क्या सिंपल तरीका? कि सर ये L क्या होगा? L मतलब इसकी लेंथ, इसकी लंबाई। देखो ध्यान सुनो, इसकी लंबाई L हो जाएगा। सर ये A क्या होगा? भाई साहब इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना, इधर साइड का एरिया है ना, ये साइड का एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो आपके मन में प्रश्न आएगा सर ये तो कंडक्टिंग वायर का होगा, लेकिन सर हम तो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन में L क्या बोले और सॉल्यूशन में A क्या बोले? क्या आप समझ नहीं पा रहे हो मेरा क्वेश्चन? समझ गए सर। समझ गया ना? अब सुनो सॉल्यूशन में क्या बोलते हैं, ध्यान सुनना। सबसे पहले मैं आपको एक इलेक्ट्रोड बना रहा हूं, देखो ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड बना देता हूं, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ये रहा इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनिए, इस इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इस इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस यहां से यहां तक, बच्चों इसी को कहते हैं स्मॉल एल। अब तो समझ में आ गया ना? तो अगर कोई पूछे कि भैया ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये जो एल है, तब क्या बोलेंगे कि सर ये दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस है। यहां तक ठीक है? हेलो, हाँ सर। ये मैंने इलेक्ट्रोड बनाया है, इलेक्ट्रोड है। अब कोई पूछे कि सर इसमें ए क्या है, तो बच्चों इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा ना, इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया, उसी को ये बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बीच में इसके बीच में देखो इलेक्ट्रोलाइट, ये देखो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है कि नहीं भरा? देख लो, ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, देख रहे हो? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनना। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ की जो लेंथ है, दो इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ है, 1 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ले लो। सेंटीमीटर क्यों ले रहा हूँ? इलेक्ट्रोड है, बहुत पास पास में होगा, ठीक है। और अगर मैं एरिया, इसका एरिया क्या होता है? अगर मैं एरिया इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, आपको पता नहीं एरिया, लंबाई की चौड़ाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, यहाँ तक ठीक है। और बच्चों मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम किसी को याद है वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? सर लेंथ में एरिया ये से दोनों का मल्टीप्लाई, लेंथ में एरिया से मल्टीप्लाई कर देते, तो एक में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, और सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूं, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे ये जो ए रख दिया मैंने, ये रख दिया, एल रख दिया, तो यहाँ पे रो
किसके बराबर आ जाएगा? आर के। R equal to ठीक है, अगर हमसे कोई डिफिनेशन पूछे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डिफिनेशन क्या है तो हम बोलेंगे एक लेंथ सेंटीमीटर, एक एरिया उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब में। जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस जो आपने पढ़ा उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब कुल मिला के जो आपने जो रेजिस्टेंस पढ़ा है ना, वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। कब? जब सब कुछ आप एक ले लें। जब भी कभी मैं स्पेसिफिक की बात करूं ना, स्पेसिफिक, तो समझ लेना सबकी वैल्यू एक 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 लेनी है, बात खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, Yes, sir. अब मुझे बता दो, क्या इसी का उल्टा नीचे पढ़ना है? अभी सर ने बताया था कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसी का उल्टा पढ़ना है, कुछ तो बोलो। हाँ सर। तो हाँ, सर। क्या मैं अच्छा, इसका एक और नाम होता है, थोड़ा मैं लिख दूं इसको बच्चों, इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको रजिस्टिविटी बोलते हैं। लिख देता हूं मैं। मेरे पढ़ाने के बाद तुरंत एनसीईआरटी बुक पढ़ना, आज बता देता हूं मैं। रजिस्टिविटी, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है। अब मुझे बता दो, नीचे वाले को मैं क्या करूं? केवल स्पेसिफिक लगा दूं और कुछ तो नहीं करना ना? यहाँ क्या लगा दूं? बोलो। स्पेसिफिक कंडक्ट। स्पेसिफिक, हमने स्पेसिफिक लगा दिया। सही है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर ये रजिस्टिविटी है तो ये कंडक्टिविटी भी लिख सकते हो, इसका दूसरा नाम कुछ तो बोलो। हाँ सर। कंडक्टिविटी। मैंने क्या बोला था? जो भी पढ़ाऊंगा उसी का क्या बोलना? रिवर्स, उल्टा बोलना है। अब मुझे बता दो, आपको अगर आपको बता दूं, इसको दिखाने का तरीका कैपिटल के होता है। याद है कप्पा? नाम सुना है कप्पा? नाम सुना है क्या कप्पा? Yes, sir. नहीं। अब समझ में आ गया कप्पा क्या है? चलो एक बार फिर मुझे बताओ, ध्यान सुनो। करंट, उसका जो विरोध करे, अवरोध, रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? रेजिस्टेंस हो गया। हेलो, बोलो ना। हाँ अब सुनो, अब जो उसी का उल्टा करो, उसका उल्टा मतलब जो करंट में सपोर्ट करता, कंडक्टेंस। ठीक है, कैपिटल जी। बात खत्म हो गई यहाँ तक। अब फिर से पढ़ो, आपने जो रेजिस्टेंस पढ़ा उसी का आगे स्पेसिफिक लगा दो। स्पेसिफिक मतलब कि सर लेंथ भी 1 सेंटीमीटर रख दो, एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दो, वॉल्यूम भी रख दो, तो वो जो रेजिस्टेंस है ना, उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। बात खत्म। चलो ठीक है, आता अभी आपने जो पढ़ा है ना, उसी को उल्टा कर दो। उल्टा करो, क्या हो जाएगा? उसी का नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा। बोलो समझ में आया कि नहीं? आसान है ना सब कुछ? कोई बताएगा इसे कप्पा किसे कहते हैं? मतलब इसकी बात कौन बताएगा? बोलो बोलो। यह किसका उल्टा होता के है? बराबर 1/r ये किसका उल्टा होता है? बोलो ना। यह रेजिस्टिव 1/sigma. 1 upon rho. यह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा। उल्टा को बोलते हैं रेसिप्रोकल। जानता है ना, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। रेसिप्रोकल होता है। क्यों रेसिप्रोकल होता है? जरा मुझे फॉर्मूला बता दो तो। फॉर्मूला क्या लिखा है मुझे बताइए। क्या ये Is equal to 1 क्या upon इसको rho. रो से कहते हैं? रो से तो कप्पा बराबर क्या 1 अपन रो हो जाएगा? कप्पा बराबर, हाँ, सर। आसान है कि नहीं? सब आसान लग रहा है ना? कोई टेंशन तो नहीं है ना किसी को? नहीं सर। चलो तो बाकी सब उल्टा कर दो, फॉर्मूला भी उल्टा कर दो। बोलो फॉर्मूला कैसे क्या हो जाएगा? बताओ तो। फॉर्मूला बोलो। के बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपन रो को उल्टा करो, 1 अपन आर एल बाय एल बाई ए। मुझे बताओ 1 अपन आर मैंने क्या बोला था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। बोलो 1 अपन आर का सिंबल क्या है? आर जी। जी। और बच्चों ये जो बगल वाला है ना, ये बगल वाला, इस बगल वाले को बोलते हैं सेल का कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट है ये। इसका नाम है सेल कांस्टेंट। और बच्चों सेल कांस्टेंट को ना जी स्टार से दिखाया जाता है, जी स्टार। तो बच्चों कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा बराबर हो जाएगा जी इंटू जी स्टार। हेलो, कप्पा बराबर जी इंटू जी स्टार। में थोड़ा सा स्टार सही बना दूं, जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। बहुत ज्यादा आपको तकलीफ लग रहा होगा।
G into G star। चलो अब इसकी यूनिट कौन बताएगा, देखता हूं कौन बताता है इसकी यूनिट। इसको देख के बताना है यूनिट ना, बोलो यूनिट बोलो तो। अच्छा मुझे बताओ 1/r की यूनिट क्या बताया था अभी तुमने ओम। पहले? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अरे भैया 1/r की 1/r की यूनिट ओम क्या बताया था मैंने? साइमन बताया था ना, साइमन। हाँ सर। चलो ये साइमर इनवर्स मीटर इनवर्स। साइमन इनवर्स, Simon into centi हाँ केवल साइमन इनटू, और लेंथ क्या होता है? सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ जरा, मेरी बात सुनो। ऊपर लेंथ है और नीचे एरिया है। लेंथ क्या होता है? केवल सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर काट हो स्क्वायर। जाएगा तो क्या बचेगा? Yes. सेंटीमीटर इनवर्स। centimeter सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा मुझे बताओ, क्या किसी को यूनिट याद करने में कोई तकलीफ है? अब तो किसी को याद नहीं करना ना। नहीं। इसका दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा? साइमन को क्या बोलते हैं? ओम इनवर्स more और सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? हाँ सर। ये आपने सब बोर्ड में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये बताइए पहले। पढ़ा है। तो बोलो आसान है कि नहीं होता? आसान होता है ना। चलो अब मुझे एक बात बताओ, इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखना। मैं लेंथ को 1 सेंटीमीटर लिख देता हूं। क्यों? मैंने आपसे पहले बोला जब भी कभी स्पेसिफिक हो रिद्धि सभी को एक मानना, सभी को एक मानना। लेंथ 1 ले लेता हूं और उसके बाद एरिया में ले लेता हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे बताओ वॉल्यूम कितना हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम आता है ना, लेंथ और एरिया से। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जरा सब वैल्यू रखो तो मुझे बताओ कप्पा बराबर क्या आ जाएगा? जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना। अच्छा जी क्या है? कंडक्टेंस है ना? समझ नहीं रहा यार। जी क्या है? कंडक्टेंस है ना? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने लेंथ 1 सेंटीमीटर रखा, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब रखा, तो जो कंडक्टेंस मैंने आपको पढ़ाया है ना, उसी को स्पेसिफिक कंडक्ट बोल देंगे। आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ा? आर पढ़ाया, सही है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब उसे रेजिस्टेंस में सबको एक एक ले लो, एक ले लो, एक ले लो, एक ले लो, तो उसी का नाम क्या होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बात खत्म, जिसको रो से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया? कंडक्टेंस पढ़ाया। अब उसके बाद सभी कंडक्टेंस की जो जो वैल्यू है सब में एक ले लो, एक ले लो, एक ले लो, तो उसी का नाम क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब जी और स्पेसिफिक कंडक्ट मतलब कप्पा। कप्पा के बराबर जी। बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ? पहले बताओ, तभी बात आगे बढ़ेगी। हाँ सर। आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना लिया, आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना लिया, और मान लेता हूं आपने ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना 1 ml बनाया। 1 ml 1 ml 1 ml अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट 1 ml अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाते हैं तो बच्चों वो हमेशा कप्पा के इक्वल ही होता है। 1 ml हमेशा कप्पा के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ ना, तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है ना, कंडक्टेंस, ये हमेशा ना कप्पा के इक्वल होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन 1 ml। मैं बोलूं कितना, बताओ कंडक्टेंस कितना होगा? आप बोलोगे सर 1 कप्पा। ये फिक्स है, ये 1 कप्पा ही होगा। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, वो 2 ml का है। अब बोलो कंडक्टेंस कितना होगा? बोलो सर 2 कप्पा।
हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ हाँ, सर। तो अब तो नहीं कभी भूलोगे ना, कभी भी 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कप्पा के बराबर ही होता है। अच्छा, कप्पा की यूनिट क्या होती है? कप्पा की यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कप्पा की यूनिट साइमन बोलिए, साइमन। आगे सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर इनवर्स। इसको याद कर लो, कप्पा की यूनिट। चलो ठीक है, इतने स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे बढ़े, आज का टॉपिक शुरू करें जल्दी से, फास्ट। मैं बार बार कप्पा बता रहा हूँ, कप्पा आपको भूलना नहीं है। तो टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो टॉपिक है, याद है मैंने कल जो पढ़ाया था वही टॉपिक, उसी को बताते हैं। आज का टॉपिक मोलर कंडक्टेंस। डिफिनेशन कल बताया था क्या इसका? मोलर कंडक्टेंस, या इसका एक और नाम है, क्या नाम बताया था? मोलर कंडक्ट मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। इसको दिखाने का तरीका क्या है? ऐसे उल्टा को KPM। कैप बनाइए, ठंडियों वाला कैप, कैप एम। इसको दिखाने का दूसरा तरीका है लैम्डा एम। लैम्डा दोनों तरीका है। ये तरीका हो गया मोलर कंडक्टेंस। अब किसे कहते हैं जरा ध्यान सुनिएगा, बहुत सिंपल तरीका है। पहले तो मुझे कप्पा का फार्मूला बताइए। कप्पा का फार्मूला होता है G इंटू जी स्टार। G स्टार। आपको सभी को पता है ये कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी है। क्या है ये? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और ये क्या है? जी क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। कंडक्टर कंडक्टेंस। अच्छा, ये जो कंडक्टिविटी है ना, इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं ना, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। और ये जी जी स्टार क्या भाई? L बाय नाम क्या है? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट। कल मैंने बताया था ना आपको कि 2 इलेक्ट्रोड लगा दोगे तो उनके बीच की डिस्टेंस तो फिक्स हो जाएगी, इलेक्ट्रोड का क्रॉस एरिया भी फिक्स हो जाएगा। तो क्या ये कांस्टेंट है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है, अब ध्यान सुनना। कोई प्रश्न पूछेगा कि सर मोलर कंडक्टेंस किसे कहते हैं, मतलब कैप एम किसे कहते हैं, मतलब लैम्डा एम किसे कहते हैं? बच्चों बड़ा सिंपल है। 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस को। बिल्कुल बिल्कुल। 1 मोल नहीं, 1 मोलर नहीं, 1 मोल। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस। अगर आप केवल 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसका जो कंडक्टेंस होगा ना, इसका जो कंडक्टेंस होगा ना, उसी को मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, मतलब कैप एम कहते हैं। बोलो, सबको समझ में आ गया? बोलो ना। हेलो, मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। क्या सभी को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कुछ आना बोल दो यार। नहीं सर। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए मैंने क्या डिफिनेशन बोला, और डिफिनेशन सुन लीजिए। डिफिनेशन क्या बोला मैंने? डिफिनेशन क्या बोला जरा सुनो। हमने क्या किया, यहाँ पे कोई मान लो पानी भर दिया, सपोज पानी मान लो, पानी भर लिया। अब इस पानी में हम 1 मोल हमने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी सब्सटेंस मिलाती है 1 मोल। जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे पानी में तो बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना। तब ये सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा? ये कौन सा सॉल्यूशन बनेगा?
इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पे इसका नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन चुका है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन गया। मान लीजिए हमने NaCl ही मिला दिया। आप NaCl मतलब ले लो, NaCl को पानी में मिला दो, तो पानी मिलाने के बाद जो आपका जो बनेगा ना सॉल्ट वाला पानी, उसी को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब ध्यान सुनना, इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी वो गिवन है। मोलरिटी कैपिटल M की बात कर रहा हूँ। इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है? गिवन है। ठीक है, आपने जो भी सबस्टेंस मिलाया है उसका मोल भी गिवन है, 1 मोल। लेकिन बच्चों आपको इसका वॉल्यूम नहीं पता है, आपको इसको वॉल्यूम पता करना। यहां तक ठीक है, देख लो ध्यान से, आपको इसका वॉल्यूम पता करना। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, हेलो, कुछ तो बोलो। हाँ ना दिव्य? हाँ सर। ठीक हाँ सर। ठीक है, अब मुझे बताओ, जरा ध्यान सुनना बच्चों, कैपिटल M बराबर क्या होता है? मोलरिटी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बोलो तो, बोलो। मोल किसके? सॉल्यूट के। सॉल्यूट के। सॉल्यूट के मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। याद आ रहा? यस। हाँ सर। अब मुझे बताओ, हाँ, सॉल्यूट के मोल कितने दिए यहाँ पे? 1। सॉल्यूट के मोल कितने हैं? 1 है ना सॉल्यूट के मोल? 1। ठीक है, चलो रखते हैं फॉर्मूले में, जरा मुझे बताना। 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, लेकिन हमको पता क्या करना? हमको तो वॉल्यूम पता करना ना, हमको वॉल्यूम पता करना। तो हम क्या करें? वॉल्यूम को उधर लेके आए। जब वॉल्यूम इधर लेके आएंगे, वॉल्यूम इधर लेके आएंगे लीटर में, तो 1 तो ऊपर रहेगा और ये क्या M नीचे आ जाएगा यहाँ पे। हेलो, ठीक है? यहाँ तक हाँ सर। देख लो। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? देख लो। मुझे एक बात बताओ, कोई बताएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब। नहीं, वॉल्यूम की यूनिट नॉर्मल बताओ। नॉर्मल मतलब नॉर्मल जो मार्केट में चलता है, लीटर। लीटर होता है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर होती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ध्यान सुनना बच्चों, वॉल्यूम की यूनिट लीटर होती है, लेकिन यहां पर ये ऊपर क्या है? मोल। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम की यूनिट आप क्या लेंगे? मोल पर लीटर लेंगे। मोल पर लीटर क्यों लेंगे? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आपने जो मोल मिलाया वो 1 है। एक बार फिर सुन लीजिए, मोलर कंडक्टेंस में जो वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट मोल पर लीटर लेना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यूनिट कितना लेना? मोल पर लीटर। में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बच्चों अभी हमको थोड़ी देर बाद इसकी यूनिट की जरूरत पड़ेगी, यूनिट की जरूरत पड़ेगी। तो उस यूनिट में मैं सभी से कह रहा हूं कि वॉल्यूम का यूनिट मोल पर लीटर लेंगे, क्योंकि ये मोल पर लीटर पे ही डिफाइंड है ना यार। यार मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम 1 मोल को मिलाने के बाद जो वॉल्यूम आप चेक कर रहे हैं 1 मोल, जब तक आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिलाएंगे तो मुझे बताओ क्या ये कैप M आएगा? सोचो, हेलो, बोलो तो सही। नहीं। चलो यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फास्ट। अच्छा, कोई नोट्स इसका नहीं है? आपको इसी पे डायरेक्ट नोट करना। ले लिया, आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, दिव्य अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमको वॉल्यूम पता है, हमको वॉल्यूम पता है। ध्यान सुनना, हमको वॉल्यूम पता है, लेकिन दुख की बात है वो वॉल्यूम किसमें पता है? ml में। किसमें पता है? ml में। अरे बोलो, 1 ml का हमें ये पता है कि 1 कप्पा जो होता है वो 1 ml के बराबर होता है। हमको ये वॉल्यूम पता है। मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर ये 1 ml होगा ना, 1 ml, तो गारंटी इसका कंडक्टेंस 1 कप्पा होगा, कंफर्म है 1 कप्पा होगा, ये पता है। तो मुझे एक बात बता दो, ध्यान सुनो, उसकी सहायता से हम ये तो मोल पर लीटर है ना, क्या इसको हम ml में बदल लें? क्योंकि ml में वॉल्यूम हमको पता होता है। हेलो, हाँ सर। हाँ।
तो देखो हाँ। मैं इसको एमएल बदल रहा हूँ। एमएल में क्यों बदल रहा हूँ? क्योंकि हमको एमएल में कंडक्टेंस पता है। देखो पूरा क्वेश्चन ये कंडक्टेंस का है, देख लो पूरा क्वेश्चन किसका है? कंडक्टेंस का है। और कंडक्टेंस हमको पता किसमें? एमएल में, इसलिए हम क्वेश्चन को एमएल में बदल रहे हैं। ठीक है, एमएल बदल दिया। मुझे बताओ एमएल बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको वी को मैंने एमएल बदल दिया, वी को देखो एमएल बदल दिया। अब बोलो क्या करें? बोलो 1000 से क्या करें? दिख रहा है? हेलो, ये ऊपर वाले पोर्शन को दिख रहा है कि नहीं? एमएल बदल दिया। हाँ सर। ठीक। हाँ सर। अब इसकी यूनिट बोलो। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट क्या थी? ऊपर वाले की यूनिट क्या थी? मोल पर लीटर थी ना? सॉरी, हाँ, पर लीटर थी। इसकी यूनिट क्या थी? मोल पर लीटर पर मोल, नहीं नहीं, लीटर पर मोल। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी मिलीलीटर। थोड़ा सा करेक्शन करें, यहाँ पर यूनिट लीटर पर मोल नहीं, इसकी यूनिट निकाल लिया ना, लीटर पर मोल होगी। लीटर पर मोल होगी इसकी यूनिट, ऊपर वाले की। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मिलीलीटर पर। एमएल पर मोल होगी। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, एक बार फिर सुनिए। जिससे वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो लीटर या तो एमएल होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हम यूनिट में ये लेके चलेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है? क्योंकि हमको यहाँ पे यूनिट निकालना है, कैप। हाँ सर। अब मुझे बता, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था, क्या बताया था कि सर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना होता है? कप्पा होता है। इस बात को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान मुझे बताओ क्या मैंने बोला? 1 ml ना, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ना, पूरा आपको लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना होता है? सर हेलो, आवाज आ रही है? ओके, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी मैंने क्या बोला था? 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना होता है? कप्पा होता है ना? तो 2 ml का कितना होगा? हाँ। 2 ml का कितना होगा? 2 कप्पा। 2 कप्पा। 3 ml का? 3 3 कप्पा। तो भाई साहब इतने ml का कितना होगा? समझ नहीं पाया? 1000/m कप्पा। ओ, क्या होगा? K इंटू, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हो गया? अब मुझे एक बात बता दो, ध्यान सुनना। ये जो हमने नीचे वाली जो वैल्यू निकाली है, नीचे वाली वैल्यू निकाली है, कहां से है? सोचो, मैंने कब निकाला? जब हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को किसी सॉल्यूशन में जब डीप किया, तो उसका जब कंडक्टेंस निकाला तो ये आया। और बच्चों इसी को तो कहते हैं कैप एम। हेलो, हाँ सर। तो हाँ कैप एम का फॉर्मूला क्या आया? K इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, मैंने तो डेरिवेशन किया आपका। हाँ सर। आपने ये फॉर्मूला देखा है ना? चलो, हाँ सर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन भी आया, भी हम करने वाले भी हैं। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट। मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट जेई में भी यूनिट आ चुका है। इसकी यूनिट लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट और सबके लिए। चलिए यूनिट की बात करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कप्पा है क्या? साइमर हाँ इंटू सर। सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा है ना, कंफर्म? हाँ। ठीक है। हाँ सर। और कप्पा का देखो, मैं यूनिट लिख रहा हूँ ऐसे, पहले मुझे लिखना दिया जाए। कप्पा का होगा साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। और बच्चा अभी थोड़ी देर पहले इसकी यूनिट बताया था मैंने, इसकी यूनिट याद है? क्या बताया था?
ml ml per mole. ml per mole. ml पर मोल। तो ये हो गया ml पर मोल। बोलो यूनिट समझ में आया? हेलो, Yes. अब जरा मुझे एक बात हाँ। बता दो, अभी कल ही मैंने बताया था कि 1 ml किसके बराबर होता है? कप्पा नहीं, 1 ml बराबर 1 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 हाँ। सेंटीमीटर क्यूब ऐसे। हाँ तो इस बात को यहाँ रख देते हैं ना, इस बात को यहाँ रख देते हैं। चलो रखते हैं। अब मुझे बताना, चलो इस यहाँ पे ये ml की जगह पर रखते हैं, इस ml की जगह पे। बोलो, साइमन तो है अपनी जगह पे, सेंटीमीटर इनवर्स भी अपनी जगह पे है, और यहाँ पे क्या आएगा? क्या सेंटीमीटर क्यूब आएगा? थोड़ा नीचे लिख देते हैं। साइमन अपने जगह पे है, सेंटीमीटर इनवर्स अपने जगह पे है। 1 ml Into centimeter cube हाँ। upon mole. ml कितना आया? अभी आपने ml कितना बनाया सर? 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय मोल। अब मुझे बताओ, ये सेंटीमीटर इनवर्स को क्या मैं 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? हाँ सर, और 1 सेंटीमीटर और 1 ये कैंसिल हो सेंटीमीटर जाएगा। कट हो तो जाएगा। मुझे बताओ क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देता हूँ, साइमन S into सेंटीमीटर centimeter स्क्वायर square मोल upon mole. इनवर्स और मोल ऊपर जाएगा तो क्या आ इनवर्स। जाएगा? मोल इनवर्स। इनवर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैं चाहता हूं उस यूनिट को आप आज के बाद से याद कर ले। देख लीजिए, किसी कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब मुझे बताइए कहां से आपको स्क्रीनशॉट लेना है? यहां से स्क्रीनशॉट लेना है आपको? ले लीजिए स्क्रीनशॉट में जल्दी से, फास्ट ले लिया? हेलो, हाँ सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कप्पा का तो एक और यूनिट होता है ना साइमन की जगह पे? बोलो हाँ, क्या? ओम इनवर्स सेंटीमीटर Centimeters. ओम इनवर्स। आगे सेंटीमीटर इनवर्स। centimeter. ये भी हो जाएगा ना? और more into centimeter square mole inverse. हाँ, मतलब ओम की जगह मोल। ये दोनों समझ में आ रहा है ना? ठीक। हाँ सर, अब मुझे बताओ यहाँ पे कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम जानते हो ना क्या है? कैपिटल एम बोलो। molarity. Molarity. सॉल्यूशन का मोलेट। ये फॉर्मूला आप याद कर लोगे ना? एक बात और बताओ मुझे, मान लो कि इसकी यूनिट यहाँ पे जो सेंटीमीटर वो मीटर स्क्वायर में दिया है। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ मीटर स्क्वायर में, तो एक बात सुन लेना, ये जो 1000 ऊपर है ना, ये 1000 कहाँ चला आएगा? बोलो, नीचे। समझ नहीं पाए? मीटर में है ना क्वेश्चन। हेलो, वैसे तो ml में आता है, सेंटीमीटर में आता है, सॉरी ml में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में आता है, क्योंकि उसी कप्पा कहते हैं। लेकिन पेपर में जानबूझकर वो मीटर दे सकता है, तो मीटर देगा तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, छाप लो जल्दी फास्ट। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ तक? हाँ सर। अब एक बार फिर सुन लो, अगर हमसे कोई पूछेगा सर कैप एम मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, तो मेरी बात सुनो, आप कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? बोलो बोलो। 1 मोल। 1 1 मोल। मोल। तो उसका जो कंडक्टेंस होगा ना, उसी को कैप एम या मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। हाँ सर। ठीक, अब इसको हटा दें, हाँ सर। नया टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चों, अपना जो नया टॉपिक है ना, इसी के आगे ना इक्विवेलेंट, सेम टॉपिक। और आपको इक्विवेलेंट से डर लगता है? मैंने इक्विवेलेंट अभी जब मैंने फैराडे लॉ पढ़ा था तो वहां मैंने इक्विवेलेंट सॉल्व कराया था। कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ पे क्या लिख दूं? बोलो, Equivalent conductivity. और यहाँ क्या लिख दूं? कैप EQ लिख दूं ना? हाँ, भाई सब कुछ सेम है ना, कुछ अंतर थोड़े है। और यहाँ पे लैम्डा EQ भी लिख सकते हो। फिलहाल हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखो, डिफिनेशन बिल्कुल सेम है, डिफिनेशन में कोई अंतर नहीं है। बस सुन लो अब अंतर क्या है।
यहाँ पे जो 1 मोल लिए तब क्या लेना है, एक इक्विवेलेंट लेना है। क्या लेना है, एक इक्विवेलेंट। यहाँ पे क्या लेना है, एक इक्विवेलेंट। तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप एक मेरी बात सुनिएगा, देखो जब भी कभी आपको इक्विवेलेंट वाला मामला है ना, इक्विवेलेंट, समझ लेना कि आपको कैपिटल एन पढ़ना है, कैपिटल एन। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक इक्विवेलेंट कैपिटल एन। ठीक है, अगर मैं बोलता कि 1 मोल ओनली तो आपको क्या पढ़ना है, कैपिटल एम। अब प्रश्न है कि इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर जो होता है पहले ये देख लीजिए, दोनों में अंतर पहले समझ लो। किसी को पता है दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बोलो ना। अच्छा, कैपिटल एम बराबर क्या होता है, मोल किसका, सॉल्यूशन का डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब बच्चा नॉर्मेलिटी क्या होता है, ध्यान सुनना। नॉर्मेलिटी कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल है। नॉर्मेलिटी किसे कहते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं ऊपर, इक्विवेलेंट। अभी बताता हूँ क्या होता है इक्विवेलेंट, और डिवाइड बाई वॉल्यूम लीटर, बस इतना ही करते हैं। प्रश्न ये कि सर ये इक्विवेलेंट क्या होता है, तो भाई साहब किसी को पता है इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? हेलो, बोलो ना। मोलर मास बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट निकालने का बड़ा सिंपल तरीका, इक्विवेलेंट कैसे निकालते, कोई और बताएगा? ठीक, देखो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। पहले आपको क्या करना है, मोल निकालना है। निकाल लिया, एन बाय वॉल्यूम, और उसके बाद क्या करना ना, इसी में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे बताओ इक्विवेलेंट आ गया, अब इसी इक्विवेलेंट को वहां रख देना है। तो मुझे बताओ कैपिटल एन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हेलो, अब मुझे बताओ एन फैक्टर पता है ना आपको, एसिड के लिए H+ देखते हैं, बेस के लिए OH- साइन देखते हैं, और कोई भी आयन होगा तो उस पर चार्ज देखते हैं। याद आ रहा है एल्युमिनियम पे, एल्युमिनियम प्लस का एन फैक्टर कितना होता है, +3। फेराडे में बताया था HCl का 1, NaOH का 1, याद आ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2। हेलो, हाँ तो पहले आप इतनी पहले तो ये इतना तो वो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब चेंज करते हैं, ज्यादा ध्यान सुनना। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या गिवन होगा, अब एन गिवन होगा। अब हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब कैपिटल एन बराबर क्या होता है, बोलो एन बराबर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया, नॉर्मेलिटी बराबर, यहाँ पे अब क्या लिखना है, बोलो ना, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम लीटर। क्या ये इक्विवेलेंट पेपर में क्या ये गिवन है, दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 1। देखो ना इक्विवेलेंट दिया, एक इक्विवेलेंट, देखो ना एक इक्विवेलेंट। हाँ ठीक, रख देते हैं यहाँ तक। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन मुझे बताओ क्या वॉल्यूम इन लीटर हमको चाहिए, नहीं चाहिए ना, हमको ml में चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सब कुछ सेम चल रहा है, बिल्कुल सब कुछ सेम चल रहा है, यहाँ तक सब कुछ सेम चल रहा है। देख लो, बस जहाँ पे कैपिटल M है वहां पे मुझे n लेना है, जहां पे कैपिटल M है वहां पे मुझे n लेना है। ठीक है, अब वही प्रश्न बिल्कुल सेम, क्या है प्रश्न कि 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना होता है, कप्पा, तो 1000/n का कितना हो जाएगा, बोलो। K into 1000/n। ठीक है, यहाँ तक देख लो। फिर यहाँ पे क्या आएगा, n आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n, सब कुछ सेम है। और यहाँ क्या आ जाएगा, EQ। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n, यहाँ क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी। मतलब आपने जो पढ़ा ना उसको बस नॉर्मेलिटी में चेंज कर देना। क्यों, देखो इलेक्ट्रोलाइट्स, मेरी बात ध्यान सुनो एक बार, मुझे बताओ, जैसे कोई आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना लो, 1 मोल का बना रहे हो, जब 1 मोल का बनाओगे तो उसका नाम क्या है, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है यहाँ तक। लेकिन अगर आपने उसी में एक इक्विवेलेंट मिला दिया, कितना, एक इक्विवेलेंट, फिर से सुनो, एक इक्विवेलेंट मिला दिया,
तो उसका नाम क्या होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हेलो, समझ में आ रहा? हाँ सर। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। चलो बताओ यूनिट क्या होगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ इक्विवेलेंट आएगा। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे चार्ज चेंज कर दो, ये इक्विवेलेंट आएगा ना यहाँ पे, इक्विवेलेंट, यहाँ पे इक्विवेलेंट, क्योंकि एक इक्विवेलेंट है ना, याद है पहले 1 मोल का है तो नीचे 1 मोल आता है, इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट आएगा अब, ठीक है, ml पर इक्विवेलेंट यहाँ पे, सॉरी, सब कुछ इक्विवेलेंट चेंज कर देना है, क्योंकि आप मेरी बात फिर समझ नहीं पा रहे हो यार पहले हमने 1 मोल डीप किया था ना, तो इसी का नाम था कैप एम। अब यहाँ पे क्या दिया था? 1 मोल लिया था, लेकिन अब क्या लेना है? एक इक्विवेलेंट लेना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? PQ आ जाएगा। देख रहे हो ना, दोनों तो सेम ही है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो यूनिट बताओ जल्दी फास्ट। अब यहाँ पे क्या आ जाए? यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स। इक्विवेलेंट इनवर्स। आगे बोलो, यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स। बोलो, अब समझ में आया कि नहीं सबको? देख लो यहाँ क्या आ जाएगा। ठीक, अब जरा एक बार फिर से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर सही करता हूं। देख लो, कहीं चेंज करना तो बता देना। ये पहले यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए, बताता हूँ, फिर नीचे स्क्रॉल करता हूँ। पहले यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ये इक्विवेलेंट है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ तक? हाँ सर। नीचे चलता हूँ, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया? हेलो, हाँ हाँ सर। ये लास्ट एक बार फिर ले लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन करें, क्वेश्चन बताएंगे आंसर आप? कुछ न्यूमेरिकल कर लें? चलिए, अच्छा, जो लोग प्रॉपर के स्टूडेंट हैं मैं उनसे बार बार कह रहा हूँ कि अभी आपके घर पे मैम लोग आएंगी। किसी घर पे अभी तक आई क्या मैम लोग? आएंगी वैसे, बोलो, अरे बोलो ना, आंसर दो। हेलो, नहीं सर, नहीं। कोई बात नहीं, आएंगे। चलिए ठीक है, आएंगे तो उनके लिए थोड़ा सा स्वागत कर दीजिएगा, ठीक है? और याद रखिएगा भंडारा का चाय नहीं मिलना चाहिए, स्पेशल चाय मिलना चाहिए, है ना? चलिए जरा ध्यान सुनिएगा सब लोग। अब मैं जरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन सुनिए। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ठीक है? इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो दिया है 1/10 n, नॉर्मेलिटी दिया n दिया ना 1/10, ठीक है? अब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रोड है ना, यहाँ जो 2 इलेक्ट्रोड हमने लगा रखा है, 2 इलेक्ट्रोड, इसके बीच की डिस्टेंस क्या L है ना, ये यहाँ पे L दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आ रहा? ठीक है? और ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इसका एरिया दिया है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेलो, और कुछ तो बोलो। हाँ सर। हाँ और सर। इस सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है ना, इस सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस समझते हैं ना, मतलब करंट में जो बाधा, जो रुकावट है, वो दिया हुआ है 50 ओम, सही है ना? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस समझते हो ना? ऐसे कैप बनाओ
और ऐसे EQ बनाओ, क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा मुझे बता, इक्विवेलेंट कंसेप्ट का फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का ऊपर क्या आता है? K इंटू into 1000 upon equivalent. 1000 डिवाइड बाई n। अब मुझे बता, इसमें पता क्या नहीं है? मुझे क्या n पता है? बोलो ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। मुझे अगर ये कप्पा पता चल जाए तो मुझे बताओ, क्या ये मैं निकाल सकता हूँ? हाँ हाँ कप्पा कैसे पता चलेगा? कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 G by rho. into G star. 1 बाई आर। G into L हाँ वही 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। A A 1 बाई आर मतलब 1 बाई 50. 50 एल कितना है? 1.8 8 divided by 5. 5.4 ये कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कट जाएगा क्या? हाँ सर. ये कितना आएगा? 50 1 upon 1 150। 5 double. ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई? कप्पा की। यूनिट बोल दो यहीं पे तो। ohm in or centimeter in. अब इस वैल्यू को क्या मैं यहाँ रख दूं? यहाँ पे चलो बोलो। हाँ. बोलो बोलो तो 1 अपॉन 150, आगे बोलो तो into 1000 1000 by 1000 1 upon 10 1 अपॉन 10 ऊपर चला जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है? 0 0 cut. 0 0 कट। एक 0 कट हाँ, अब कितना आएगा? 3 से काट दे क्या? 5 से, 5 से 15 66.67. और 5 दूना 10, यह आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 3, कितना आएगा? 66.67. इसकी यूनिट यहाँ लिख लेना। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ अब इसी क्वेश्चन को आपकी गुजराती भाषा में लिखा रहेगा कि भैया 1/10 एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम जिसके 2 इलेक्ट्रोड, इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड लगाएगा उसका नाम इसने बता दिया, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है, उनके बीच की डिस्टेंस इतनी सेंटीमीटर है, और उस इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 5.4 सेंटीमीटर है, इसका रेजिस्टेंस इतना पाया गया, तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं देखता हूं आप में से कौन बताता है ना। एक क्वेश्चन और, इसको आपको सॉल्व करना, मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन सुनिएगा, है ना। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है। देखो सॉल्यूशन अगर दिया होगा तो एक बात तो समझ में जाओ कि इस सॉल्यूशन का या तो कैपिटल एम या तो कैपिटल एन दिया होगा, तो इसका कैपिटल एम दिया है 0.25 एम, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है ये KCl का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इसका जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन दिया हुआ है। कह रहा है कि भैया 300 केल्विन पर ये जो KCl का जो सॉल्यूशन है, ये जो KCl का लिख देता हूं, 300 डिग्री सेल्सियस पर KCl का जो सॉल्यूशन है, KCl का जो सॉल्यूशन है उसका कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी, और क्या, उसका कंडक्टिविटी दिया हुआ है, उसकी कंडक्टिविटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.0275 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ, कंडक्टिविटी दिया हुआ। कंडक्टिविटी समझ रहे हैं ना? कंडक्टिविटी मतलब, अच्छा इस यूनिट को देखो, यूनिट देख के बताओ क्या दिया हुआ है। सर आवाज कट हेलो, कह रहा हूं इस यूनिट को देख के बताइए क्या गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, इसको सॉल्व करिए। दोबारा ऐड कर लेते हैं, फिर से स्क्रीन शेयर कर देते हैं।
चलिए स्क्रीन सबको दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब कैप एम पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करिए, जल्दी बताइए, जल्दी बोलो। पहले बताओ कैप एम का फॉर्मूला क्या होता है? कैप एम का K into 1000 upon K into 1000 डिवाइड बाय एम। मुझे बताओ क्या के दिया हुआ? के देखो ना, हाँ इसकी यूनिट देख के बता दो। हाँ दिया हुआ है। हाँ sir, ठीक है, तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होगा? 0.0275 27,000 into 100,000 डिवाइड बाई 0. point 20 इसको सॉल्व कर लेना, मेरे पास आंसर है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। कितना आंसर है मेरे पास? 110 आंसर है। इसकी यूनिट बोलो तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर centimeter square mole inverse. मोल इनवर्स। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कितना आसान होता है ये। हाँ sir, आसान होता ना? ठीक। अब जरा एक और सुन लो। एक छोटा सा हेडिंग बता देता हूँ। छोटा सा हेडिंग क्या है? आपको बताना रिलेशन बिटवीन, इसका नाम क्या है? कैप एम का नाम क्या है? molar conduct. इन दोनों में क्या रिलेशन होगा ये आपको ये बताना है। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा अभी हम सीख भी लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। मुझे आपको मैं एक चीज बता दूं, एक फॉर्मूला और बताता हूँ। क्या फॉर्मूला है? देखो आप याद करो, यदि किसी ने आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर मेरा यूट्यूब पे देखा होगा तो मैंने बताया था, क्या बताया था, कि यदि कभी आपको नॉर्मेलिटी निकालना हो ना और मोलरिटी दिया हो, तो याद करो मैंने क्या बोला था, उसमें एन फैक्टर से क्या निकाल देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। सब समझ नहीं पाया, समझो। मान लीजिए कि मेरे पास दिया हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलरिटी दिया है मैंने वो 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। मैंने पूछा इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, तब क्या बोलेंगे? सर 0.22 इंटू एन फैक्टर। अब इसका एन फैक्टर कितना आएगा? इसमें कितने OH माइनस आयन है? ब्रेक करोगे 2, तो एन फैक्टर कितना आएगा? 2। तब क्या करो, 0.2 इंटू 2 आ जाएगा 0.4, 0.4 एन आ जाएगा। देख लो ना इसमें क्या अंतर है। अच्छा, अगर किसी का एन फैक्टर 1 होता है ना तो उस समय कैपिटल एम और कैपिटल एन दोनों बराबर होते हैं। ये फॉर्मूला सबको याद आ रहा है? हेलो, हाँ सर। कोई बात नहीं, आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने बता रखा है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। अब मुझे बताओ, जरा ध्यान सुनना। अब जैसे इसके बारे में बताओ, एन, ठीक है। अब ये बताओ कि कैप EQ का फॉर्मूला क्या होता है? कैप EQ का फॉर्मूला क्या होता है? के K into 1000 upon n. के इंटू 1000 Upon n. सुनो, के इंटू 1000 डिवाइड बाई N. कैपिटल एन। कैपिटल एन, ठीक है। ये तो कब होता है? जब ये सेंटीमीटर में, ठीक है। हाँ लेकिन मान लो कि अगर मीटर में होता तो, जब के की यूनिट आप सेंटीमीटर, के अपॉन एन इंटू 1000। के अपॉन 1000 एन। मैं मीटर में क्यों लेके चल रहा हूँ, मोल पर लीटर में क्यों लेके चल रहा हूँ? तो क्योंकि आपको पता ना ये पर लीटर के लिए ये आता है वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो ये देखो, ये दोनों फार्मूला सेम ही है। देख लो, ये दोनों फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इतना है कि ऊपर वाला सेंटीमीटर में था, नीचे वाला मीटर में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी कभी पेपर में आएगा तो कंफ्यूज मत होना। अगर मीटर में आएगा तो 1000 नीचे लिखने का है, और बाकी ये तो फार्मूला होता ही है। ये तो हमने सीखा कि कप्पा की डिफिनेशन सेंटीमीटर में ही होता है, याद है? कप्पा 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए ही डिफाइंड है। हाँ फिर हो सकता है कि पेपर में मीटर आ जाए तो ऐसा करेंगे। चलो ठीक है। अब मैं ये नीचे वाले लेके चल रहा हूँ, ये इसको लेके चल रहा हूँ। तो EQ बराबर क्या हो जाएगा? के, ठीक है, के ये 1000 में ही लिख देता हूँ, इनटू ये n क्या होगा? n क्या होता है? M कैपिटल into एन n. इंटू एन फैक्टर, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वैल्यू आप ये किसके बराबर होगा?
अच्छा इसी को देख के जरा मुझे ये बता दो, कैप एम की वैल्यू क्या होगी मीटर में? के डिवाइड बाई 1000 इंटू एम, होगा कि नहीं होगा? हाँ अरे यार मैं मीटर की बात कर रहा हूँ, देखो अच्छा चलो मैं इसको भी यहाँ लिख देता हूँ। हाँ सर। के इंटू सेंटीमीटर में ये होता है, K into 1000 upon. ठीक। तो क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, ये देखो? हाँ सर। तो मुझे कैप एम। बताओ, क्या होगा? कैप एम कैप एम इंटू डिवाइड बाई एन एन फैक्टर। फैक्टर। अब मुझे बता दो, तो कैप एम बराबर क्या आ जाएगा? Cap equivalent into N. कैप इक्विवेलेंट इनटू एन एन। फैक्टर। तब समझ में आ गया? अगर मुझे एक बात बताओ, आपको एक क्वेश्चन समझो, मान लीजिए किसी का आपको कैप एम पता है और एन फैक्टर पता है, तो ये निकाल सकते हो ना? हाँ हाँ सर। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, आगे चल के काम आने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, समझ में तो आ रहा है ना? हाँ आज क्या है ना बच्चों, नेटवर्क थोड़ा सही चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना, ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ठीक है, आगे पढ़े, आगे पढ़ते हैं। चलिए आज का अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्यान सुनिए। जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक ये है कि सर हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है? यहाँ तक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना लिया। हेलो, अब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जानना चाहता हूँ। कंडक्टेंस, आपने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया है तो उसका कंडक्टेंस होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा, खराब होगा, जो भी होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को ना कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं? फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट डालते हैं? तो हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग किसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट डालते हैं? समझ में आ रहा हेडिंग क्या है? हाँ अब सबसे पहले सुनने से पहले एक बार फिर सुन लो। सबसे पहले मैं एक बार कंडक्टेंस के बारे में आपको बता दूं, कंडक्टेंस किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में कंडक्टेंस एक ही बात है। कंडक्टेंस मतलब करंट का फ्लो कराना, जो भी चार्ज को कैरी करता, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता, उसको अपोजिट करंट फ्लो होता है। अब मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में क्या है कि भाई साहब करंट तभी फ्लो होता है जब आयन क्या हो? फ्री आयन। मूव कर। फ्री हो। जितना ज्यादा आयन फ्री होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। ये बात याद रखिएगा। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले केवल यही बात याद रखिएगा, क्या? कि जितना ज्यादा फ्री आयन उतना ज्यादा कंडक्टेंस। बात खत्म। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग मैं केवल बताऊंगा, आपको सुनना है ना, आपको नोट कर लेना है। पहला हेडिंग है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार का होता? बोलो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब मुझे बताओ, मान लीजिए कि आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपने उसको पानी में डाला। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालोगे, जैसे NaCl को, तो मुझे बताओ क्या उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे? हाँ हाँ भाई स्ट्रॉन्ग है ना, पूरा का पूरा टूट जाएगा। और जब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो मुझे बताओ कंडक्टेंस ज्यादा हो कि नहीं होगा? हाँ लेकिन इसमें क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट बेचारा क्या कम टूटता है? हाँ तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? कम होंगे। मैं कम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। इसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? कम होंगे। और नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। तो मुझे बताओ क्या पहला फैक्टर समझ में आ गया? पहला फैक्टर क्या है कि यदि आप इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो उसका कंडक्टेंस ज्यादा होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कम होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। चलिए पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फास्ट। दूसरा लिखूं मैं, सेकेंड। ये पहला है, दूसरा डी लिखता हूं ना। कंप्लीट कर लेना आज। सेकेंड देखो, सेकेंड क्या है कि
इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए, आप जरा सोच के देखो, मान लीजिए कि मेरे पास कोई सॉल्वेंट है, तो भाई सॉल्वेंट में भी तो प्लस और माइनस होगा। सॉल्वेंट, अच्छा आपको ये पता ना, इलेक्ट्रोलाइट पोलर नेचर का होता है, ठीक है, पोलर नेचर का होता है। और आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा होगा कि लाइक डिजोल्व लाइक, अगर कोई पोलर नेचर का है तो वो पोलर में ही डिजोल्व होगा। क्या आपने पढ़ रखा? हाँ इसका मतलब अगर ये पोलर होगा तो इसमें भी प्लस माइनस होंगे। और आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट में भी प्लस माइनस होंगे। तो मुझे बताओ, तो क्या अंदर के आयन के बीच में अट्रैक्शन होगा? बोलो ना। हाँ तो जब अगर इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो क्या इनका मूवमेंट आसान होगा कि कठिन होगा? इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आयंस का मूवमेंट कैसा होगा? कम। कम होगा, और आयंस का मूवमेंट कम होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा? कम। हाँ, कंडक्टेंस कम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मतलब अगर, अच्छा इसी को तो रेजिस्टेंस कहते हैं, याद है? अगर आपने पूछा कि सर सॉल्यूशन में करंट का फ्लो कौन रोकता है, तो भाई साहब मुझे बता दो, सॉल्वेंट में प्लस और माइनस, मान लो इनके बीच में अट्रैक्शन हो गया तो क्या हो गया? क्या बेचारा ये माइनस मूव कर पाएगा? आयन मूव नहीं करेंगे। जब आयन मूव नहीं करेंगे तो बेचारा करंट रुक जाएगा। इसी को तो रेजिस्टेंस कहते हैं भाई। सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस यही तो है। खैर कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया। तीसरा हेडिंग देखो, तीसरा हेडिंग, पोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। पोलरिटी जानते हैं ना, पोल में टूटना, पोल मतलब प्लस माइनस में टूटना। सॉल्वेंट, मुझे बताओ सॉल्वेंट कितने प्रकार का होगा? एक तो पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर, और एक फिलहाल लिख देता हूं नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब मुझे एक बताइए कि आप जो इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हो पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर, पोलर है। तो दोनों में से किसमें सबसे अच्छा घुलना पसंद करेगा वो? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि आपने पढ़ा है ना। देखिए, आप जो इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे प्लस और माइनस मतलब पोलर है। तो लाइक डिजोल्व लाइक के रूल से सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? तो पीएस, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट जो मिला रहे हैं, अगर सॉल्वेंट पोलर है, तो मुझे बताओ क्या अधिक से अधिक आयंस में टूटेगा? भूल जाएगा? हाँ तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने इसी इलेक्ट्रोलाइट को नॉन पोलर में डिसॉल्व कर दिया होता तो क्या नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होते आयंस कम हो जाएगा, और कंडक्टेंस भी क्या हो जाता? कम हो कम हो जाए। जाता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? फोर्थ हेडिंग है विस्कोसिटी। जो फोर्थ हेडिंग वो क्या है? विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। जो फोर्थ हेडिंग है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। किसी को पता है विस्कोसिटी किसे कहते हैं? विस्कोसिटी किसे कहते हैं? बोलो ना। विस्कोसिटी पता है ना? जैसे मान लो लिक्विड का एक लेयर ये हो गया, इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है ना, इनके बीच के मतलब लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। अब मुझे बताओ, आपके पास एक पानी है और आपके पास एक रचना है, बोलो दोनों में विस्कोसिटी किसमें ज्यादा होगा? हेलो, एक पानी है और एक शरबत है, रचना बोल देते हैं।
बोलो, दोनों में से विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी? सर आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। हेलो, जैसे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। जैसे आपके पास एक पानी है और वाटर अरे वाटर में कैसे? में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। रचना के मॉलिक्यूल ज्यादा, रचना के लेयर में ज्यादा चिपचिपा होता है ना, दोनों में अंतर देख लीजिए ना। समझ नहीं पा रहा है। विस्कोसिटी किसे कहते हैं? विस्कोसिटी उसे कहते हैं जो लिक्विड के लेयर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जिस लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए आपके पास शहद है, शहद। अब मुझे बताओ सबसे अच्छा कौन फ्लो करेगा? पानी सबसे अच्छा फ्लो करेगा, उसके बाद रसना, और शहद कम फ्लो करेगा। शहद कम फ्लो क्यों करता है? क्योंकि शहद के लिक्विड के बीच में ना जो विस्कोसिटी वो ज्यादा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो बेचारा वो ज्यादा फ्लो नहीं कर पाता। समझ नहीं पा रहे हो यार? समझ तो मुझे एक बात बताओ, अगर किसी की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो क्या उसमें आयंस का मूवमेंट ज्यादा होगा? आयंस कम होगा। आयंस का मूवमेंट कम होगा। क्यों? विस्कोसिटी ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, विस्कोसिटी ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा तो आयंस का मूवमेंट कम। अगर आयंस का मूवमेंट कम तो कंडक्टिविटी भी क्या? कम होगा। समझ में आ गया? हाँ सर। एक और पॉइंट लिख देता, 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट दे रहा देखो, टेम्परेचर। आपको अच्छे से पता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे अधिक से अधिक इलेक्ट्रोलाइट टूटेंगे। अगर अधिक से अधिक इलेक्ट्रोलाइट टूटेंगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या होगा? बढ़ेगा। और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी मतलब सब करंट की बात चल रही है। चलो अब बच्चों, ये जो 6 नंबर पढ़ा रहा हूँ ना, आपको मैं बता दूं कि ये 6 नंबर हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा रखा है। सर केमिकल बॉन्डिंग में मतलब समझो, साइज ऑफ आयंस की बात कर रहा हूं मैं, साइज ऑफ आयंस। लेकिन किस में बात कर रहा हूं? इनटू सॉल्यूशन। साइज ऑफ आयंस इनटू सॉल्यूशन। हाँ, मैं सॉल्यूशन में बात कर रहा हूं सर। इसका मतलब समझो जरा, मुझे एक बात बताओ ध्यान से। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा LiCl, उसके बाद लिखा मैंने NaCl, और उसके बाद लिखा मैंने KCl। ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास, 3 इलेक्ट्रोलाइट है, हमें तीनों का कंडक्टेंस पता करना है। चलो तोड़ते हैं, ब्रेक करेंगे तो Li प्लस होगा, Na प्लस होगा और K प्लस होगा। बोलो पीरियोडिक टेबल में किसकी साइज ज्यादा है, किसकी आयनिक साइज ज्यादा है? बोलो K प्लस की ज्यादा है। K प्लस K। अब बच्चों इन तीनों को मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया, पानी में। इसको तीनों को पानी में डिसॉल्व कर दिया, पानी में। इसको भी पानी में डिसॉल्व। याद रखिए मैं पानी में डिसॉल्व कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो किसी न किसी सॉल्यूशन में बात करेंगे। जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो मुझे बताओ, क्या ये लिथियम प्लस अब एक्वस वाला हो जाएगा? एक्वस वाला हाँ सर। याद आ रहा है कि नहीं? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था। हाँ। अब बोलो किसकी साइज बड़ी होगी? लिथियम की। लिथियम की। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल लेयर बना लेता है। आपको बता दो, अगर आपको याद है, उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड साइज। हाइड्रेटेड साइज मतलब कि आपको आयन की साइज के साथ पानी की भी साइज चेक करना है। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड साइज, और ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ, लिथियम का अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अच्छा मुझे बताओ, ये लिथियम अब जिसकी साइज ज्यादा होती है, मुझे बताओ अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो क्या वो ज्यादा चलेगा? नहीं। इसका मतलब उसका मूवमेंट क्या होगा? कम। अगर उसका मूवमेंट कम तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस कम। तो मुझे बताइए, ये LiCl है, ये NaCl है, ये KCl है, बोलो सबसे तेज कौन भागेगा? K प्लस। KCl, उसके बाद NaCl, NaCl और उसके बाद LiCl। अब समझ गया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ सर। एक बात और सुन लीजिए,
बच्चों अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन में H+ आए या OH- आएगा, किसी भी क्वेश्चन, जैसे मान लो ऐसे लिख दिया LiOH लिख दिया, HCl लिख दिया, सर आवाज कट। ओके हेलो, बहुत कर रहे सर। ठीक है मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, देखो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, ध्यान सुनिए, किसी भी क्वेश्चन में, अच्छा मेरी बात ध्यान सुनिए एक बार और, हेलो सबको आवाज जा रही है? नहीं सर, कट रही है। चलिए कोई बात नहीं, पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर। अब सुनिए, एक लाइन सुन लीजिए, उसके बाद मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, पहले एक लाइन और सुन लीजिए। क्या है, मैं क्या बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, और उस इलेक्ट्रोलाइट में H+ आ जाए या OH- आयन आ जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए LiOH आ जाए, HCl आ जाए, NaOH आ जाए, तो बच्चों इसका कंडक्टिविटी ना स्पेशली सबसे ज्यादा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा बस। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में HCl ले लिया होता ना, HCl, तो बच्चों HCl सबसे ज्यादा आ जाता। अगर इसी क्वेश्चन में NaOH ले लेता ना, NaOH, तो NaOH सबसे आगे आ जाता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बच्चों आज मैं दोपहर में भी आपको क्लास लेने वाला हूँ, दोपहर में जितने लोग फ्री होंगे आपसे रिक्वेस्ट की ऐड हो जाइएगा। मैं चाहता हूं कि ये समाप्त हो जाए, क्योंकि कल के टॉपिक में मुझे केमिकल काइनेटिक्स शुरू करना है। चूंकि यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है बार बार, इसलिए ऐसा चल रहा है। लेकिन चूंकि दोपहर में क्या है ना कि आवाज भी कम होगी और शांत भी रहेगा, तो दोपहर में आज मैं क्लास जरूर लूंगा। कल मैं क्लास लेने वाला था लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम इसलिए नहीं ले पाया, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आज दोपहर में जरूर तैयार रहेंगे, क्योंकि क्लास मुझे लेनी है और आज ये टॉपिक समाप्त करना है। तो बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया? आसान है? कोई दिक्कत किसी को? हेलो? नहीं तो बच्चों, सर, हाँ बोलो। आज कृष्णा शाह का बर्थडे। क्या बात कर रही है? कृष्णा शाह कहाँ है आप? हेलो। यस सर। सबसे पहले आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही हैं, बहुत बढ़िया, और वास्तव में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बात है। और आप बहुत अच्छा रोती भी हैं, मैंने आपको देखा भी रोते हुए। और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी, और अच्छे से आप पढ़ाई करिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए और जल्दी से सिलेक्ट होइए। मैं चाहता हूँ सभी लोग कृष्णा शाह का बर्थडे सेलिब्रेट करें, जल्दी से, फास्ट, जल्दी से। अरे सेलिब्रेट तो करो। हेलो, तो सेलिब्रेट तो करो जल्दी से। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, और बाकी लोग बोलिए जल्दी जल्दी, फास्ट। हैप्पी बर्थडे कृष्णा। और बाकी लोग जल्दी जल्दी। विधि आपने नहीं बोला, रिया आपने नहीं हैप्पी बोला। बर्थडे कृष्णा। हैप्पी बर्थडे कृष्णा। गुड, क्या बात। दिया पटेल आपने नहीं बोला। हैप्पी बर्थडे कृष्णा। तो वैसे पार्टी आप स्कूल ओपन होने के बाद दे दीजिएगा। एक बार फिर से मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। और हम लोग आज फिर से 1 बजे करीब मिलेंगे सभी लोग। आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। 1 बजे, ठीक है, तैयार रहिएगा। थैंक यू।